हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। अब तक के मेरे सफ़र में मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको मेडिकल लाइन के उन एक्सपर्ट से मिलवाऊं जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन शायद हम उन्हें जानते नहीं हैं। उनकी फील्ड के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे एक स्माइल एक्सपर्ट आई थी जो हमारी स्माइल को डिज़ाइन कर रही थी, एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट जो हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट जो हमें ये बता रहे थे कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं जिन्हें हमें शायद पता ही नहीं कि वो बीमार हैं, पर वो एक्चुअली उन्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाली हूँ वो एक पोडियाट्रिस्ट हैं। वो हमारे पैरों का ख्याल रखते हैं। हम अक्सर अपने पैरों को ही भूल जाते हैं, पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं, स्पेशली हमारे फेस का। और ये पैरों की नेग्लिजेंस या पैरों का ठीक से रख रखाव ना करने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इन्हीं के बारे में बात करेंगे डॉक्टर गोबिंद सिंह बिष्ट से। वेलकम टू द शो डॉक्टर बिष्ट। नमस्कार जी। डॉक्टर बिष्ट, जैसा मैंने अभी बताया, हमारे पैर सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड हमारी बॉडी का एक पोर्शन है जिनके लिए अक्सर हम ध्यान नहीं देते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि हमारी बॉडी एक कार है और हमारे पाँव एक टायर की तरह कार्य करते हैं। अगर किसी तरह अगर हमारी कार का बैलेंस अगर ठीक नहीं होगा तो जो है तो हमारे टायर अगर ठीक काम नहीं करेंगे तो टायर घिसने लग जाएंगे। उसका असर कार के एक्सल, बूस्ट, शॉकर, इंजन पर पड़ेगा। उस तरह नेचर ने पाँव ऐसे बनाए हैं, जब हम खड़े होते हैं तो पूरा बॉडी वेट आगे पीछे बराबर पड़ता है। ऐसे पड़ता है कि कहीं ज़्यादा वेट बेरिंग नहीं होती है। अगर किसी भी कारण से, जैसे फ्लैट फीट है, हाई आर्च फीट है, हील का रोटेशन बाहर है, अंदर है, कुछ लोगों में हैमरिंग ऑफ द टोज होती है, बनियंस होते हैं, तो किसी भी वजह से अगर बॉडी का वेट का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होगा तो कुछ एरिया ज़्यादा वेट लेने के कारण उसके असर जो है फोरफुट में, हील में, लेग्स में, नी में, बैक में, शोल्डर्स में और इवन नेक तक में पड़ सकता है। तो पेशेंट को कई तरह की समस्याएं, एक पाँव की जो संरचना जो है, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ द फुट कहते हैं, अगर वो न्यूट्रल पोजीशन में नहीं होगा तो उसके कारण हो सकती हैं। एक तो एक चीज़ है। दूसरा यह है कि पाँव जो है हमको पूरी ज़िंदगी भर जो है लेके चलते हैं, तो हमारे लिए किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, बच्चे के लिए, अडल्ट के लिए, अगर जो बंदा थोड़ा सा भी समस्या जिसको पाँव में होगी और वो चल नहीं पाता है, तब उसको याद आता है कि पाँव हमारे लिए कितने ज़रूरी है। पाँव की वैल्यू जो है, कई बार हम चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, छोटी सी भी कोई चीज़ होती तो उसको 10 बार शीशे में देखते हैं। पाँव में ऐसा लगता है कि जैसे हमने आज ही तो धोए थे, है ना, आज ही तो जैसे एहसान किया था। पाँव तो, चेहरा तो अपना और पाँव पड़ोसी का कहता हूँ मैं कई बार। पड़ोसी के काम को हम कई बार उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो इसके लिए जो है पाँव भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली जिन लोगों को जब पाँव में दर्द होता है उसकी वैल्यू तब हमको पता चलती है। जी डॉक्टर बिष्ट, एक बहुत कॉमन सिम्टम है डायबिटिक पेशेंट्स में, पैरों में जलन होती है या दर्द होता है। और मैं समझती हूँ जैसे इतना ज़्यादा डायबिटीज़ आजकल प्रिवेलेंट है, इंडिया इज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज अ डायबिटिक कैपिटल, तो मैं चाहूँगी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फुट केयर के बारे में आप थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं। 2-3 चीज़ें हर शुगर के पेशेंट्स को मैं कहता हूँ कि पाँव का विशेष ध्यान रखना है और पाँव में क्या समस्या हो सकती है और आप क्या ध्यान रख सकते हैं, वो 2 मिनट में हर डायबिटिक का पेशेंट जो मेरे पास आता है मैं उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। कई पेशेंट अवेयर होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों में जानकारी का अभाव होने के कारण उनको समझ में नहीं आता कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भी हो सकती है जो हमारे पाँव को बचा सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि पाँव में जो समस्या होती है डायबिटीज के कारण 2 तरह से होती है मुख्यतः। एक तो जो नसें खून ले जाती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उसके कारण खून का दौरा कम होने लगता है। कोई किसी भी घाव को भरने के लिए, किसी भी चोट को, किसी भी इंजरी को भरने के लिए, हीलिंग के लिए अच्छी ब्लड सप्लाई होना जरूरी होता है। जी। अगर खून का दौरा कम होएगा तो एक छोटी सी घाव कई बार भरने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर शुगर है, चेहरा देखो या नहीं देखो, पाँव जरूर देखो, है ना। जो है थोड़ी सी भी लापरवाही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। शुगर के पेशेंट को हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में अभी
80 मिलियन से ज़्यादा, 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। 80,000 से ज़्यादा लोगों को के पाँव हर साल शुगर की वजह से खराब होते हैं, जिनमें 50% से ज़्यादा लापरवाही के कारण होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत सावधानी पाँव के प्रति उनके पाँव की बड़ी समस्या को से बचा सकता है। दूसरी समस्या पाँव में जो शुगर के कारण होती है वो होती है सुनपन की। जो नसें दर्द का एहसास कराती हैं, छूने का एहसास कराती हैं, ठंडे गर्म का एहसास कराती हैं, वो कई बार कमज़ोर होने लगती हैं। उसके कारण पाँव में जलन होना, चीज़ सी उठना, आग सी निकलना, चिलमिलाहट सी होना, चींटियाँ सी लगना, करंट सा लगना, सुनपन सा होना, गद्दे में जैसे चलना, पैडिंग की वाली फीलिंग होना, इनमें से अगर कुछ भी हो रहा है तो हम कहते हैं कि नर्व्स जो हैं वीक होके और वो इरिटेट हो रही है और या नसें बूढ़ी हो गई। मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में जो नर्व्स होती हैं वो हम अपनी भाषा में कहते हैं डिजेनरेटिव प्रोसेस एक्सेलरेटेड हो गई है और वो इरिवर्सिबल होती है। ओके, इरिवर्सिबल। तो मतलब बुढ़ापा की जो है डिजेनरेटिव चेंजेस जल्दी आ गए और जो है इसमें जो है जैसे कहते हैं बुढ़ापे में बुढ़ा सटिया गया है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, कहते हैं ना आम भाषा में, जो देहाती भाषा में हम कहते हैं। तो उसी तरह नर्व्स जब वीक हो जाती हैं तो इरिटेबिलिटी हो जाती है, तो वो मैनिफेस्ट करती हैं इनमें से किसी भी सिम्टम की तरह, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, आम भाषा में सुनापन कहते हैं जी। अब यहाँ पे आता है कि ध्यान क्या रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट के लिए जो है जानकारी ये है कि 4-5 चीज़ें जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नंगे पाँव नहीं चलना है, घर में भी नहीं। क्योंकि कोई आदमी, नॉर्मल आदमी घर में नंगे पाँव चलेगा, कंकड़ पत्थर कुछ भी आएगा तो पाँव हटा लेगा। शुगर के मरीज में जब दर्द का एहसास, छूने का एहसास, ठंडे गर्म का एहसास पता नहीं होगा, एक छोटा सा भी कंकड़ चुभ के वो उसमें चलता रहता है। कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं, शूज़ पहना है, शूज़ के नीचे से कील अटक गई है, उसमें चल रहा है, उसको पता ही नहीं है। जब जूता उतारता है तो पूरा खून से भरा हुआ होता है। तो सुनपन इस लिमिट तक भी हो सकता है। सुनपन की लिमिट जो है हल्की सी सरसराहट, चिलमिलाहट, सुनापन से, लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन 10-15% लोगों में 10-15 साल की शुगर के बाद पाई जाती है। जिसमें जो है दूसरा जो है मैं कहता हूँ कि जैसे शूज़, फुटवेयर जो है एक्स्ट्रा वाइड पहनने, एक्स्ट्रा डेप्थ पहनने, सामने चौड़े गहरे पैडिंग वाले, एक्स्ट्रा वाइड, एक्स्ट्रा डेप्थ, वेल पैडेड, वेल कुशन फुटवेयर कहता हूँ। नैरो पॉइंटेड पिचके हुए फुटवेयर नहीं पहनने, क्योंकि कई बार वो शू बाइट होने से भी, जख्म होने से प्रॉब्लम। ये चीज़ तो मैं भी पूछना चाहती थी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे यही होने वाला था कि फुटवेयर इज़ ऑल्सो वन वेरी बिग रीज़न जिसकी वजह से हमें पैरों में दर्द या कभी शू बाइट और इश्यूज हो जाते हैं। ये आपकी बात, जैसे हम अक्सर शूज़ लेते हैं तो वी जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, वी जस्ट लुक हाउ इट, वी जस्ट सी हाउ इट लुक्स। हम कभी ये नहीं देखते हैं, कंफर्ट नहीं देखते हैं, और अक्सर हील्स पहनने से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एंड दिस इज समथिंग जनरल, ये जनरल है सभी के लिए, सभी के लिए। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप शूज जो है, मैं कहता हूँ डायबिटिक या नॉन डायबिटिक हर किसी को एक कंफर्टेबल फुटवेयर होना जरूरी है। वो वही रूल जो है डायबिटिक पॉपुलेशन और नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन दोनों में अप्लाई होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया, शू बाइट हो गया, तो घाव भरने में 2-3 हफ्ते में भर जाएगा। शुगर के पेशेंट में वही बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। हर किसी को जूता लेते वक्त ध्यान क्या 4-5 चीज़ें, सामने से चौड़ा लेना है, गहरा लेना है, पैडिंग लेना है, और हील और फोरफुट में जो है डिफरेंस मैं कहता हूँ 1 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेजेस पहन सकते हैं, प्लेटफॉर्म पहन सकते हैं, बट वो अवॉइड करनी चाहिए। और उसके बाद जो है कहते हैं फुटवेयर एज लाइट एज पॉसिबल इन वेट होना चाहिए। फुटवेयर जो है, कभी हम फुटवेयर लेने जाते हैं तो वो कहते हैं देखो ये मुड़ रहा है और ये मुड़ रहा है, इतना सॉफ्ट है। फुटवेयर कभी भी जो है मिड फुट में, मिड आर्च में बेंड नहीं होना चाहिए। ऑलवेज इट शुड बेंड ऑन द बॉल्स ऑफ द मेटाटार्सल कहते हैं, जो आगे वाला हिस्सा होता है। जब हम टेक ऑफ करते हैं तो स्प्रिंग एक्शन जो है बॉल्स ऑफ मेटाटार्सल में आता है, वहाँ पे तो मुड़ सकता है, लेकिन मिड आर्च में वो नहीं मुड़ना चाहिए। अगर आपका पाँव कभी अपवर्ड पोजिशन में जाएगा तो वो स्टेबिलिटी नहीं देगा। और तीसरा जो है क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर। अगर मैं बैठा हूँ और मैं अपनी चेम्बर में बैठा हूँ, मेरे कंसल्टेशन रूम के बाहर कोई ठक ठक की आवाज़ करता हुआ जाता है, बिना देखे ही मैं कहता हूँ ये जूता अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ इवन योर कार हैव सॉकर्स टू ऑब्जर्व द सॉक, करेक्ट, हैव मर्सी ऑन योर फीट बिकॉज योर फीट कैरी थ्रू आउट योर लाइफ, करेक्ट, वेयर अ फुटवेयर विद द सॉक ऑब्जर्प्शन। ओके, सॉक ऑब्जर्प्शन मीन्स अगर आप सोल ऑफ द शू में नेल से प्रेस करेंगे, इट शुड बी प्रेस्ड विद योर नेल। अच्छा, ओके, सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ, इट शुड हैव अ सॉक ऑब्जर्प्शन कैपेसिटी। जब ठक ठक की आवाज आएगी उसमें सॉक ऑब्जर्प्शन नहीं होगा। ओके, 3 बेसिक क्वालिटी जो अच्छे फुटवेयर के लिए, सॉक ऑब्जर्प्शन,
मोशन कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी। शॉक Okay. ऑब्जेक्शन तो ठक ठक की आवाज वाला बता दिया, जी, एंड मोशन कंट्रोल जो है उसमें जो यूं मुड़ Bend रहा नहीं होना है, चाहिए। यूं टॉक नहीं होना चाहिए। करेक्ट, बेंडिंग जो है 4 फुट एरिया में होनी चाहिए, मिड फुट पे नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी टॉप नहीं। चाहिए। तीसरा जो है एक हील काउंटर जो होता है पीछे का जो होता है शूज का, हाँ वो बहुत हार्ड और बहुत पतला नहीं होना चाहिए। पेंसिल इट शुड बी ऑप्टिमम पैडिंग होनी चाहिए। ओके, जब आप टेक ऑफ करते हैं तो यहाँ से कंट्रोलिंग जो है मोशन कंट्रोल हील काउंटर करता है आपका। करेक्ट। ये नहीं तो तीन चीजें। पेन, हाँ नहीं तो उसकी ये वजह से पेन एक्टिवेट फुटवेयर होगा। का एक और रूल है कि जब भी शूज खरीदो इन द लेटर हाफ ऑफ द डे में खरीदो, मॉर्निंग टाइम शूज नहीं खरीदो। ओके, 3 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन में जो होता है पाँव में स्वेलिंग आने की टेंडेंसी होती है। मॉर्निंग में जब उठते हैं तो स्वेलिंग कम होती है, जैसे दिन बढ़ता जाता है बाय द एंड ऑफ द डे कुछ लोगों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वही जूता जो मॉर्निंग में खरीदा हुआ मे बी वो वेल फिटिंग शू हो और शाम आते आते वो टाइट फिटिंग होकर शू बाइट कर सकता है, करेक्ट है ना। तो बाय द एंड ऑफ द डे योर फीट आर मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम साइज, जो वेल फिटिंग शूज कहता हूँ, जो इवनिंग टाइम में लो तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर। शुगर के पेशेंट के लिए एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि नेल्स काटते हुए बहुत सावधानी रखें। अगर एक खुरच भी लग जाती है, कई बार दर्द नहीं होता है, हम कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, दर्द नहीं है, ठीक हो जाएगा। शुगर के मरीज में कई बार दर्द नहीं होना भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि वो अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो और उसको अगर छोटे छोटे खुरच लगे तो उसको नेगलेक्ट न करके उसके डिटॉल से, बिटाडीन से साफ करके, सोप्रामाइसिन टी बैग लगा के उसका ध्यान रखना है। कई बार उसमें भी इन्फेक्शन जाके बहुत बड़ी परेशानी कर सकता है। ओके, जो सबसे इम्पोर्टेंट चौथी चीज़ है कि गर्म पानी की बोतल की सिकाई नहीं करनी है, गर्म पानी में डुबो के पाँव नहीं रखने हैं, हीटर के पास, ब्लोअर के पास डायरेक्टली जाड़ों में पाँव नहीं रखने। क्यों? जब नॉर्मल आदमी रखता है तो बर्दाश्त नहीं होता है, पाँव हटा लेता है, वो एक सिग्नल जो है, अलार्म जो है काम कर रहा है। शुगर के पेशेंट में व्हेन देयर इज लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर, तो वो एहसास पता नहीं चलता है, ब्रेकिंग पॉइंट पता नहीं चलता है और पाँव जलने का रिस्क बढ़ जाता है। और लास्ट विंटर में, इससे पिछले वाले इंटरव्यू में मेरे पास 53 पेशेंट आए थे जिनके पाँव इस तरह से जल गए थे। कुछ को 2 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने तक भी घाव बनने में लगे थे। कुछ के तो पाँव इतने जल गए थे कि उनको कुछ अंगुलियाँ खराब हो गई थी। इस विंटर में मेरे पास 31 पेशेंट आ चुके हैं। Oh my God. अभी क्या होता है कि जो विंटर जा रहे होते हैं उस वक्त एक साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। क्योंकि विंटर के दौरान ओल्ड पीपल जो है सॉक्स पहने रहते हैं, घर वालों की किसी की नजर नहीं पड़ती है। जब जो है वो गर्मी आने लगती है, जब सॉक्स उतरने लगते हैं, तब घर वालों की नजर पड़ती है, अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत दिनों से लगा कि वो तो बहुत दिनों से था ऐसा। तो दर्द तो होता नहीं कई बार, तो फिर वो अंदर ही अंदर गलाव कर देता है, फिर बड़ी परेशानी कर देता है। ये छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखें जी। तो व्यूअर्स, डॉक्टर बिस्ट ने बहुत अच्छी बातें बताई। कुछ चीज़ें तो मैंने भी पहली बार ही सुनी है, तो मैं समझती हूँ आपके भी बहुत काम की चीज़ें होंगी। क्या आप जानते हैं डॉक्टर बिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स पूरे दिल्ली में, दिल्ली जैसे मेट्रो में सिर्फ 3 हैं। तो इनसे अगर आप बात करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स मैं दोबारा से यहाँ पर दे रही हूँ। और अगर आपकी बॉडी में मान लीजिए कमर में दर्द है, बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है, नेक पेन, जैसा डॉक्टर ने बताया, अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कहीं आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलवाया। अब हमारे साथ जुड़े हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। वेट लॉस सर्जरीज़ के बारे में हम सब ने सुना है, बहुत लोग इससे डरते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी इज स्कैर्ड ऑफ देम। किसी को लगता है कि इस सर्जरी के बाद हम एक नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाएंगे। कोई सोचता है कि हमें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, डाइजेशन में बहुत सारे इश्यूज होंगे, और किसी को लगता है वेट बहुत जल्दी वापस आ जाएगा, किसी को लगता है नॉर्मल लाइफ ही नहीं होगी, पहले जैसी ज़िंदगी ही नहीं होगी, और कई लोग तो ये भी समझते हैं कि शायद हम मर ही जाएंगे। तो इन्हीं मिथ्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नवदीप छाबड़ा। ही इज़ अ सर्जन, बैट्रिक सर्जन। वेलकम टू द शो डॉक्टर नवदीप छाबड़ा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीनू। आपने मिथ्स की बात की, तो पहली बात तो ये है कि मैं कहना चाहूँगा कि वज़न जो आजकल लोगों का बढ़ रहा है, ये एक जैसे कोविड पैंडेमिक आया, इसी तरह एक ओबेसिटी पैंडेमिक आ गया है। न केवल इंडिया में बल्कि ग्लोबली पूरे दुनिया में ही देखा जा रहा है कि लोग, खाना पीना इजीली अवेलेबल हो गया है, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि जो एकदम ज़ीरो। जी।
तो इस वजह से जो हम कैलोरीज अंदर ले रहे हैं शरीर के, उनको हम स्पेंड कर पा नहीं रहे हैं। सो एक तरह से मिसमैच हो गया है। जी तो ये लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है मोटापा या ओबेसिटी बढ़ाने में। जी अब एक जो आपने पॉइंट उठाया कि लोग घबराते हैं जी कि इसका इलाज अगर हम बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वेट लॉस सर्जरी द्वारा कराते हैं, जी तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो सर्जरी है ये ऐसे ही है जैसे आप किसी स्टोन की सर्जरी कराते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये सारा कुछ जो भी बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में हम करते हैं जी वो वैसे ही किया जाता है जैसे लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी के लिए किया जाता है। जैसे उसमें अगर हम 4 होल्स बनाते हैं, 4 सुराख करते हैं 1-1 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर के, जी। तो इसमें हम 5 सुराख अमूमन बनाते हैं Okay. यूजुअली। अब जब लैप्रोस्कोपी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी द्वारा ये किया जा रहा है तो बेनिफिट्स काफ़ी, यही एक कारण है कि अब पॉपुलर हो गया है। आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा जी कि बेरियाट्रिक सर्जरी अभी नहीं आई है। बेरियाट्रिक सर्जरी पिछले करीब 60-70 साल से चल रही है, जी पर पहले पॉपुलर इसलिए नहीं थी कि बड़े चीरे या बड़े कट्स देने पड़ते थे, जी रिकवरी बहुत टाइम लेती थी। जी अब आजकल दूरबीन द्वारा किया जा रहा है, लैप्रोस्कोपी द्वारा, तो एक तो पेन बहुत कम है, दूसरा मरीज का हॉस्पिटल स्टे बहुत कम, जी तीसरा जो रिकवरी पीरियड है जी वो बहुत छोटा हो गया है। जी तो मरीज की इसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है। हालांकि सर्जरी वही है जो पहले की जाती थी, जी, लेकिन बिल्कुल। दूरबीन द्वारा। जी जी तो इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए ये सर्जरी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कराने लगे हैं। अब अगर हम आगे इसके चलें तो अगर ये बेनिफिट्स हैं तो लोग कराते क्यों नहीं हैं? जी तो एक सवाल ये है कि लोगों को, जब ये सर्जरी उतनी अभी पॉपुलर नहीं है इंडिया में जैसे कि अमेरिका वगैरह में है, जी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर बेरियाट्रिक सर्जरी पहली 2-3 सर्जरीज में आती है। ओके दैट इज दैट कॉमन, क्योंकि ये एक वहाँ एक समस्या है। हमारे यहाँ समस्या ज़रूर है लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है कि क्या इलाज सेफ है नहीं है। जी बिल्कुल तो लोगों के मन में ये है कि साहब हम ये करा लेंगे, जैसे आप ही ने कहा कि जी। लाभ, उसके बाद वीकनेस तो नहीं होगी। जी तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वीकनेस नहीं होगी, इनफैक्ट इसके उलट आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ओके आपका लाइफस्टाइल एक वैसा, क्या हम सब नहीं चाहते हैं कि हम भी एक एथलीट की तरह दौड़ सकें? हम सभी चाहते हैं। बिल्कुल तो ये एक जो धारणा है कि साहब हम कम खाएंगे क्योंकि हमारी सर्जरी हो गई तो हमारे को तो चलना भी मुश्किल होगा, हम डे टू डे एक्टिविटी कैसे करेंगे? ये सब, जैसे आपने कहा, मिथ्स, दे आर मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। जी ये गलत फहमियाँ हैं, जैसे भी आई हैं, जो भी आई हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अधिक एक्टिव हो जाएंगे अगर बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि बेरियाट्रिक सर्जरी हर तरह के मोटापे के लिए आंसर नहीं है। ओके हमारे पास और तरीके हैं जिनसे हम मरीज के वजन को कम कर सकते जी हैं। बिल्कुल तो पहली चीज़ तो है जो भगवान ने दिया नेचुरली, वो हम कर लें। बिल्कुल तो बिल्कुल वो कैसे हो सकता है? मैंने शुरू में ही कहा कि एक मिसमैच है कैलोरी इनटेक और कैलोरी एक्सपेंडिचर। जी तो उसके लिए पहली चीज़ है हमारी लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। जी लाइफस्टाइल में ब्रॉडली या मोटा मोटा देखें तो हमारे को वो चीज़ें कम करनी है जो कैलोरी से भरपूर हैं। और वो क्या है हम सभी जानते हैं, चाट, गोलगप्पे, जंक फूड जो वेस्ट से हमारे यहाँ आया, पिज्ज़ा एट्सेट्रा। जी बिल्कुल तो इन चीज़ों को हम अपनी अगर डाइट में कम करते हैं तो हम एक स्टेप आगे चल पड़ते हैं अपना वज़न कम करने में। जी इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि अगर हम कर पाए तो हमें फ्रूट्स और सैलड्स, अगर इनका इंटेक बढ़ा देंगे तो नेचुरली पेट हमारा इजीली भर सकता है और उसके बाद इन चीज़ों की क्रेविंग नहीं रहेगी। जी लेकिन ये सब कुछ है माइंड से रिलेटेड। जी हमें खुद को सोचना है कि हम क्या ये डिज़ायर रखते हैं कि हम वज़न कम कर पाएँ। तो डॉक्टर छाबड़ा, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, पर फिर भी जहाँ तक मैं समझती हूँ अभी भी लोगों में बहुत डर है, एंड दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस सर्जरी इज़ नॉट दैट पॉपुलर। तो
और वैसे भी हम बहुत सारे तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, आई थिंक सबको मालूम है, डाइट, एक्सरसाइज, ये तो सबको पता है। सो देन व्हाई गो फॉर अ सर्जरी? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है डॉक्टर मीनू। इसमें सेट इंडिकेशंस है, हर मरीज को हम रिकमेंड नहीं करते हैं वेट लॉस या बेरियाट्रिक सर्जरी। ये उन लोगों के लिए है जिनका BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, विच इज़ अ रेशियो ऑफ वेट इन किलोग्राम्स टू हाइट स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। तो ये एक रेशियो है जो कि एक नॉर्मल हेल्दी आदमी के लिए करीबन 25 तक रहता है, लेकिन इंडियंस के लिए देखा गया है कि हम लोगों की थोड़ा कम है, 22.5, 22.5। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए BMI एक कट ऑफ पॉइंट ईजिली मेजरेबल है ओबेसिटी के लिए। तो हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको मॉर्बिड ओबेसिटी है। मॉर्बिड ओबेसिटी हम किसे कहेंगे? ये वो मोटापा है जिससे पेशेंट की लाइफ को रिस्क है। एक स्टेप आगे जाए तो मतलब जल्दी मौत का भी रिस्क है। ओके। तो ये देखते हुए हम उन पेशेंट्स को ही ये रिकमेंड करेंगे जो मॉर्बिडली ओबीस है। और मॉर्बिड ओबेसिटी क्या है? ऐसा पेशेंट जिसका जो BMI है वो मैं इंडियन प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है उसमें 35 या उससे अधिक, और जिसको कुछ कोमॉर्बिडिटीज या मोटापे से एसोसिएटेड बीमारियां हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंटली जो है टाइप 2 शुगर की बीमारी, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, उसके अलावा ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ, किसी को रात को सोते हुए सांस रुक जाता है जिसको OS से बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो जिनको ये सब चीज़ें हैं उन सब के लिए हम रेकमेंड करेंगे बेरियाट्रिक सर्जरी। डॉक्टर छाबड़ा, ये सर्जरीज कितनी सेफ हैं? मैं इसको आंसर करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब मैंने मॉर्बिड ओबेसिटी की बात की तो उसका ये तो था जिनको BMI 32.5 से ज़्यादा है और साथ में ये बीमारियां हैं, लेकिन वो पेशेंट जिनका वज़न और भी ज़्यादा है और उनका BMI जैसे 37.5 से ऊपर है लेकिन बीमारी कोई नहीं है। फॉर एग्जांपल एक यंग लड़की है जो 26 साल की है, उसको वज़न समझ लीजिए 125 किलो के आसपास है, हाइट 5'1" 5'2" फुट है, तो वो इस कैटेगरी में इसलिए आ जाएगी कि BMI उसका 40 से ऊपर निकल गया। तो वो BMI जो 37.5 से ऊपर है लेकिन उसको कोई और तकलीफ नहीं है, ना शुगर ना BP ना कुछ, तो वो भी, ऐसे लोग भी बेरियाट्रिक सर्जरी से बेनिफिट उठा पाएंगे। उनको हम रेकमेंड करते हैं कि उनको। अच्छा, अब आपने कहा कि भाई ये कितनी सेफ है जी। ये उतनी सेफ है जितना आप सोचिए कि कोई दूरबीन द्वारा या लैप्रोस्कोपी द्वारा गॉल ब्लैडर की स्टोन की सर्जरी कराए, जिसको हम कहें लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कोई कराता है। 1 दिन का स्टे है, 4 होल्स होते हैं उसमें और 6 घंटे में चल पड़ता है अपने आप, और प्रॉबली अगर सब ठीक है तो अगले दिन उसकी छुट्टी, डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल। इसमें भी उसमें भी अराउंड 1%, 1% की मोर्टेलिटी है या डेथ रेट है, और बेरियाट्रिक सर्जरी में भी मोर्टेलिटी इज अबाउट 1%। सो ये एक भ्रम बन गया है आम पब्लिक में, वो इसलिए कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने ये सर्जरी कराई, बेरियाट्रिक सर्जरी, और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ऐसे हादसे हो गए, उनको जान उनकी चली गई या कुछ उनको और प्रॉब्लम्स हो गई, तो उससे आम पब्लिक घबरा सी गई, यार नहीं उसको ये प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं हमें ना हो, क्या ये सेफ है कि नहीं। तो मैं इस बात को क्लियरली कहना चाहूँगा कि ये सिंपली गलत है और ये उतनी ही सेफ है जितनी आम लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आजकल हैं। डॉक्टर छाबड़ा, मैं जानना चाहूँगी कि वेट लॉस सर्जरी जैसे हम सुनते हैं, इसमें एक्चुअली करते क्या हैं, मतलब व्हाट एक्चुअली हैपेंस लाइक? देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी जिसको हम करते हैं, इसमें क्या कि 2 तरीके के इसमें हम ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। एक है कि जो खाने की थैली या पेट जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल ठेठ हिंदी में जिसको उदर बोलेंगे, जैसे हमारे गणेश भगवान है जिनको हम लंबोदर कहते हैं क्योंकि उनका लंबा या बड़ा पेट है, तो उदर यानी स्टमक, उसको हम डाउन साइज कर देते हैं, उसको हम छोटा कर देते हैं। वो जिसकी कैपेसिटी करीब 5 लीटर के आसपास नॉर्मली होती है, उसको हम कम करके 150 ml या 100 ml के करीब कर देंगे, तो उसको केले की शेप में हम
स्टेपलिंग डिवाइस से काट देते हैं। ये है एक तकनीक जिसको हम बोलेंगे लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। और एक जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि ये हम स्टमक को कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इससे, लेकिन एक और चीज़ ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं मैल एब्जॉर्प्शन या कुपोषण। उसको ऐड कर देंगे तो उससे जो कैलोरीज हमारी खाने में जा रही हैं वो भी बाईपास हो जाती है। ओके। तो हम 200 सेंटीमीटर इंटेस्टाइन को बाईपास या आंत को बाईपास भी कर देंगे पेट को छोटा करने के बाद। तो ये तकनीक जब ऐड हो जाती है तो ये कंबाइंड टेक्निक हो गई रिस्ट्रिक्टिव प्लस मैल एब्जॉर्प्टिव बेरियाट्रिक सर्जरी। तो इसका एक दो एग्जांपल्स हैं। एक काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल, उसको बोलते हैं मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या MGB, या दूसरा नाम है OAGB, मतलब वन एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है इंडिया में आजकल और बाहर भी। और दूसरा जो बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड पुराना चल रहा है उसको बोलते हैं ROO-NY गैस्ट्रिक बाईपास। तो दोस्तों, अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में किसी को इस सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, वेट लॉस सर्जरी की, तो आप डॉक्टर छाबड़ा से कंसल्ट कर सकते हैं। इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और इस सर्जरी में डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जैसे डॉक्टर छाबड़ा ने बताया, वीकनेस बिल्कुल नहीं होती है। इनफैक्ट आप बहुत पहले से भी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो। एक चीज़ मैंने और भी सुना है, आप माहिर हैं नॉन इन्वेजिव सर्जरीज पाइल्स के लिए, तो उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी, आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बताएं। पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि आम आदमी किसी से शेयर भी नहीं कर पाता जी। हर एक इसको गुप्त ही रखना चाहता है। जी। लेकिन मैं कहूँगा ऐसे मरीजों को अब इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी। जैसे पहले हम बताना नहीं चाहते थे, अगर बता के आगे आते हैं तो इसका इलाज आजकल लेज़र द्वारा कर रहा हूँ मैं। जी। लेज़र सर्जरी फॉर पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला एंड इवन पाइलोनाइडल साइनस। ओके। तो इसमें हम लोग 1-2 mm के सुराख से बिना किसी कट के, जैसे नीडल पॉइंट होता है, उसके ज़रिए फलग्रेट या जला देते हैं पाइल्स को। और उसी तरह लैटरल स्फिंक्टरोटमी जैसे हम कन्वेंशनली करते रहे हैं वो लेज़र द्वारा कर लेते हैं फिशर के लिए, और फिशर के को हम लेज़र से बर्न कर देते हैं। जी, बिकॉज ये प्रॉब्लम भी ऐसी है, लोग जिनको डॉक्टर अगर सजेस्ट भी कर देता है कि दे नीड टू गो फॉर सर्जरी, दे आर ऑल्सो नॉट रेडी टू गो, बिकॉज उनको यही डर लगा रहता है कि हीलिंग में बहुत टाइम लगेगा, कई बार 2-3 महीने भी लग जाते हैं, और पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल मतलब डेली रूटीन में भी उनको दिक्कत होती है, डेली चोज में। तो ये जो आप सर्जरी बता रहे हैं थ्रू लेज़र, जैसे आप बता रहे हैं, इसमें रिकवरी पीरियड या पोस्ट सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशंस अक्सर होती हैं उनमें व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि ऑलमोस्ट ये बहुत ही कम पेन वाली सर्जरी, ऑलमोस्ट पेनलेस ही मैं कहूँगा, नंबर 1। नंबर 2, आप सुबह कराइए और शाम को आपकी हॉस्पिटल से छुट्टी भी हो सकती है। इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, ये भी पॉसिबल है। ओके। और दूसरा ये है कि इसमें अगर आप कराते हैं तो जो बाद में, जैसे कई बार जो पेन की एक समस्या लंबे तौर तक चलती है, या मोशन करते वक्त जो ब्लीडिंग एक्सेसिव रहती है, या फिर जो पेशेंट को मोशन का रास्ता है वो तंग हो जाता है, ये सब चीज़ों से एक तरह से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि लेज़र जो है वो ये सब चीज़ें अंदरूनी तौर पे कर रहा है और कोई कट वट नहीं दे रहा है, और ना ही वहाँ कोई स्टिचेस लग रहे हैं। जी जी। तो ये डेफिनेटली बेनिफिशियल है, ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी मैं कहूँगा, और हॉस्पिटलाइजेशन भी मिनिमल। ओके। और रिकवरी बहुत बढ़िया, और नैरोइंग की चांसेस ऑलमोस्ट नील। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन डॉक्टर छाबड़ा, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू हियर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मीनू, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे ये मौका दिया आम जनता को मोटापे के मिथ्स को ब्रेक करने के लिए, और जो नई तकनीक है पाइल्स वगैरह की बातचीत करके उनको बताने की। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, डॉक्टर छाबड़ा से अगर आप बात करना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनके नंबर्स मैं दोबारा स्क्रीन पर यहाँ दे रही हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ के साथ। जुड़े रहिए।